अब लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की। ये सब है क्या? द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड। रामायण के जो उसूल है ना, रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर। शेख मुजीबुर रहमान ने यह बोला, व्हेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, बट व्हेन यू फाइट विद अ बास्टर्ड बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड, बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज। तुम हार जाओगे। कि देखते राह के उसके ऊपर है, पोर्टल के ऊपर है, गालियां आगे हमारी पोस्ट पे निकाल के जाते हैं। जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है फिफ्थ जनरेशन वॉर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मतलब मेजर गौरव आर्या का भी कहना यही है कि भाई जो पुराने तरीके थे लड़ने के वो अभी काम नहीं आने वाला है। हमें फिफ्थ जनरेशन वॉर, मतलब देखिए इंडिया पिछले अगर आप कुछ सालों की अगर बात करो तो सिर्फ आपको एक लड़ाई याद आएगी, वो है रशिया और यूक्रेन की वॉर। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी वॉर हमें देखने को नहीं मिली है। अमेरिका ने भी यूएसएसआर को तोड़ा, या फिर जो सर्कमस्टांसिस बने वो भी फिफ्थ जनरेशन वॉर के हिसाब से ही बने थे। अमेरिका ने डायरेक्टली हमला नहीं कर दिया था यूएसएसआर पर या फिर रशिया पर, ठीक है। उसके बाद उसका विघटन हुआ। अगर आज भी अगर आप देखो तो चाइना अपनी स्ट्रांगनेस अपनी प्रोपेगेंडा से ज़्यादा दिखाता है, अपनी जो फिफ्थ जनरेशन वॉर की जो उनकी स्ट्रेटेजी है उनसे ज़्यादा दिखाता है। अगर आपको याद हो कुछ सालों पहले बीजिंग में ओलंपिक हुआ था। अब कई ऐसे क्लेम आ रहे हैं कि वो जो उद्घाटन हुआ था, जो उसका इनॉग्रेशन हुआ था ना ओलंपिक का, उसमें भी अच्छे खासे एनिमेशंस दिखाए गए थे और लगा था ये दुनिया को कि भाई नहीं, यहाँ पर जो है ना वो पूरी तरीके से एकदम सच्चा हुआ है। लेकिन कई क्लेम आए थे इसके बारे में कि भाई ये एनिमेशन से बनाया गया है, चाइना ने अपनी खुद की तारीफ करवाने के लिए सब कुछ किया है। और यहाँ पर लाल टोपी तो है ही जो फिफ्थ जनरेशन वॉर के बारे में बकवास करता रहता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जंग को हम जंग समझते आए हैं आज तक। 47, 48, 62, 65, 1971, 1999, वो जंग की सूरत पिछले 10-15 साल में बदल चुकी है। अब लोग बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की, अब लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की। ये सब है क्या? लड़ाई का मैदान बदल चुका है अभी। द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड एंड इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। दोबारा वो बैटलफील्ड होगी नहीं कभी। द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड, वैभव, राइट? अब र्यूमर, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, म्यूजिक, फिल्म्स, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोज, पॉडकास्ट्स, ये हैं, यू नो, ये नए हथियार हैं। और मैं चाहता हूं कि सब लोग समझें नए हथियार हैं। सीनियर अधिकारियों को, और मैं हर समय यही कहता हूं, सोशल मीडिया इज अ वेपन ऑफ वॉर। ट्विटर एक हथियार है। आज के जो हालात हैं, अ टीनेजर विद अ लैपटॉप इज एज डेंजरस एज एन इन्फेंट्री बटालियन। अगर वो टीनेजर टैलेंटेड है, अगर उसके पास ढंग की सॉफ्टवेयर और ढंग का हार्डवेयर है, वो इतना घातक हो सकता है। ये बात रशिया समझ चुका है, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये सब लोग समझ चुके हैं। और ये बात इंडिया भी समझ चुका है। हम लोग साइबर कमांड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं, हम समझ चुके हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया हथियार हैं। दे हैव बीन वेपनाइज्ड। इंडिया ने भी ट्रेड वेपनाइज करी ना भाई। मलेशिया के जो महाथिर मोहम्मद थे, हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ बोला, इंडिया ने पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया वहां से। अब वो घुटने पे आ गए। शेख मुजीबुर रहमान ने यह बोला, व्हेन यू फाइट विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, बट व्हेन यू फाइट विद अ बास्टर्ड बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड, बिकॉज इफ यू डोंट यू विल लूज। तुम हार जाओगे। रामायण और महाभारत अलग अलग युग में हुई थी। रामायण के जो उसूल है ना, रामायण की नैतिकता आप महाभारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग युग थे। मैं फिर कह रहा हूं, यस आई बिलीव इंडियन आर्मी इज अ मॉरल आर्मी, मैं भरोसा रखता हूं इस चीज पे। लेकिन ये जो हम जंग की बात कर रहे हैं, द बैटलफील्ड हैज चेंज्ड। आपने मुझे ये बोला था कि देश की रक्षा करनी है सरहद पे। दिस इज व्हाट यू टॉट मी। अब सर सरहद बदल गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? वॉर हैज चेंज्ड, द बॉर्डर हैज चेंज्ड। इज इट माई फॉल्ट? इट्स नॉट माई फॉल्ट। आई डोंट बिलीव इट्स माई फॉल्ट। सब कुछ बदल गया। अब ट्विटर पर लड़ाई होती है,
और इनके बड़े बड़े लोग, वो मलिहा जो उनकी यूएन की एम्बेसडर है, वो सबके सामने झूठ बोल रही है पैलेस्टीनियन बच्चे को देखा। समबडी विल काउंटर इट। और वैभव, एक बात बताओ यार, भारत या हिंदुस्तान नाम में ऐसा जादू है वैभव, अभी भी ऐसे दीवाने हैं, ऐसे पागल हैं, ऐसे जुनूनी हैं, जिनको आप बोलो कि देश की जरूरत है तो अपना घर बाहर छोड़ के सड़क पे आ जाएंगे। और जो आईएसपीआर को, डीजी आईएसपीआर को आज की तारीख में ठोक रहा है, कौन ठोक रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ठोक रही, इट इज अस कॉमन सिटीजन्स। ये 5th जनरेशन वॉर जो है, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइबर वॉरफेयर है, कौन लड़ रहा है? ये वर्दी वाले नहीं लड़ रहे, ये तो सिविलियंस ही लड़ रहे हैं। जो बेसिक काम है मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का, वो कहां पे होता है? वेस्टर्न सेक्टर में होता है, हमारे द वेस्टर्न थिएटर। उसमें गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इवन प्लेन्स ऑफ जम्मू, वही तो एरिया है पूरा टैंक का। आपने पिछली बार कब इस्तेमाल करा था टैंक्स को? 1971 की लड़ाई में आपने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कब इस्तेमाल करी थी? तब। फिर लेकिन इन्फेंट्री वाला रोज लड़ रहा है ना जमीन पे। उसी तरीके से साइबर वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वाला रोज लड़ रहा है, वहां पे रोज लड़ रहा है। और ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं, ये जितने भी लड़के लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान का झंडा हाथ में उठा के लड़ रहे हैं, जो हर रोज सोशल मीडिया पर जाके हिंदुस्तान की कहानी सुनाते हैं और पाकिस्तानियों से लड़ते हैं। पाकिस्तानियों का खासतौर से इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि सारा जहर वहां से आ रहा है। जो उनसे लड़ रहे हैं, मैं उनको वैभव सल्यूट करता हूं। और ये फौजी से कम नहीं है, ये लड़के लड़के यंगस्टर बच्चे हैं। ये तो झूठी खबरें। कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, कश्मीर में 1 लाख लोग, कोई कहता है 2 लाख लोग मार दिए, कोई कहता है 10 लाख। जिसके मुंह जितना जबान है उतनी कहानियां, उतनी दास्तानें। हिंदुस्तान को बदनाम कर, हमारी औकात मिट्टी की है। अगर हिंदुस्तान नाम के आगे से हटा दो कि वी आर इंडियंस, वी आर वर्थ 0 यार। सो जब देश पे कुछ आएगा खतरा, तो हम क्या वेट करते रहे कि सरकार वहां से घंटी घुमाएगी और बोलेगी कि हां भाई साहब आप एक्टिवेट हो जाओ? एक राफेल की कीमत 1600 करोड़। कितनी? 1600 करोड़ एक राफेल की कीमत। इसका अगर 10वां हिस्सा सरकार कमिट कर दे, 160 करोड़, पाकिस्तान में आग लग जाए। हमारे इदारों की तरफ से हमें यह बताया जाता है कि हम हालत जंग में, हमारे वजीर आजम, आर्मी चीफ, डीजी आईएसपीआर, वफाकी वज़रा, ये सब बात दोहराते हैं। तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता ना कि इंडिया और दीगर ममालिक जो हैं या दुश्मन ममालिक मिलकर 5th जनरेशन वॉर के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना या तोड़ना चाहते हैं। अब दुश्मन ये सब कुछ कर रहा है और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब है। अलमिया यह है कि ये सब अपने ही लोगों से करवाया जाता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर में सबसे पहले हुकूमतों को कमज़ोर किया जाता है। आप देख लें हमारी हुकूमतों का हाल क्या है। हर वक्त कहीं ना कहीं से आवाजें आ रही होती हैं कि हुकूमत अभी गई कि कभी गई कि कभी गई। 2007 से मैं 4th और 5th जनरेशन वॉर का जिक्र कर रहा हूं। अब आर्मी ने इसको ऑफिशियल डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट किया है और मैंने सोल्यूशन भी बताए। मैंने पेपर्स और कॉलम्स लिखे हैं, 100 तकरीरें कर चुका हूं टीवी के प्रोग्रामों पे आके कि वी आर लूजिंग दिस 5th जनरेशन वॉर। हमारे फ्लैंक्स खुले हुए हैं। आपने मिलिटेंट एक्सेस के खिलाफ, टीटीपी और बीएलए के खिलाफ कार्रवाई की है, कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसको 5th जनरेशन वॉर नहीं कहते। 5th जनरेशन वॉर हॉस्टाइल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इकोनॉमिक सबवर्जन भी है, पॉलिटिकल ट्रीजन भी है, गद्दारी सियासत में हो, माशी सबवर्जन और दहशतगर्दी हो, मीडिया तबलीगाती या ब्लागी दहशतगर्दी हो, इन सारे एक्सेस को मिलाकर 5th जनरेशन वॉर बनती है। पाकिस्तानी रियासत क्या कर रही है मीडिया में दहशतगर्दी को रोकने की? सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम हमारे ये 5th कॉलमिस्ट, ये 4th पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम 4th पिलर ऑफ द स्टेट हैं, मॉरल सैंक्टिटी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर द 5th कॉलम्स ऑफ द एनिमी। ये तमाम के तमाम रेगिंग से आते रहे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जहां इनका इख्तियार चला है। किसी ने ऑर्गेनाइज रेगिंग की है, किसी ने बाहर की ताकतों के साथ मिलकर रेगिंग की है, और फिर जब पॉलिटिक्स में रॉ और सीआईए दखल दे तो फिर आर्मी को लाजमन दखल देना चाहिए। या आप मोरालिटी की बात उस वक्त करें कि जब आप फॉरेन हॉस्टाइल फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान के इंतखाबात का नतीजा ना तब्दील कर रहे हो। इसके अंदर वो अर्दोगान और पुतिन वाली सख्ती नहीं है, इसके अंदर ट्रंप वाली है, इवन नरेंद्र मोदी वाली सख्ती नहीं है। ये दलेर लोग, इन्हें अपने मुल्कों के लिए, अपने मफादात के लिए दलेर है, जालिम है, सफाक है, लेकिन दलेर। इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है। और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार, हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने,
ये शुरू किए हुए, तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला करना है। 10:55 पर ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया कि ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि परमाणु क्षमता से लैस ये मिसाइल है। और इसमें साहब और उनकी सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम हर डायरेक्शन में उठाए हुए हैं, इसको बगैर सोचे हुए कि इसकी जद में यूरोप आएगा, अमेरिका आएगा, रशिया आएगा, कोई भी आएगा। तो जहां पर वो खड़े थे वहां से उन्होंने बहुत बड़ी जंप लगाई है। अभी भी उनके पास ऐसे मिसाइल थे कि जो चाइना को मार कर सकते थे, लेकिन ये कि चाइना की वो बोगी दिखा रहे हैं, वो उसको थ्रेट पेश कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये 5-5.5 हजार किलोमीटर का जो अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट 26 दिसंबर को किया है, जाहिरी तौर से सामने रखते हुए चाइना को किया है। अगरचे जैसा कि आपने पहले भी अपने इंट्रो में कहा कि ये सेंट्रल यूरोप तक और इंग्लैंड तक जा सकता है, लेकिन मैं इस बात को जरा इस तरह में कहूंगा कि ये बाकी दुनिया जिसको अब ये फॉलो करना चाह रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली अमेरिका, जिनसे उनकी दोस्ती। अग्नि भारत का सबसे तगड़ा मिसाइल है। ये अग्नि 5 है क्या? ये जी भारत का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है फौज की, वो इसको डील करती है, उनके कंट्रोल में ये होता है। ये 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का एक मिसाइल है, इसकी इतनी बड़ी कीमत है। और इसका जो वजन है वो 50,000 किलोग्राम है। 17.5 मीटर ये लंबा एक मिसाइल है अग्नि 5, 2 मीटर ये चौड़ा है मिसाइल, और ये एक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल है। 1500 किलोग्राम तक का ये बारूदी मवाद अपने साथ ले जा सकता है, तबाकुन मवाद, और रॉकेट के फार्मूला के ऊपर ये बना हुआ है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है, 29,401 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ता है। भारत जो है वो 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन बाद इतलात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। लेकिन भारत बताता इसलिए नहीं है कि उससे यूरोप अपने आप को खतरे में महसूस करता है, लेकिन ये वो वाहिद भारत का मिसाइल है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा भारत का दूसरा मिसाइल नहीं है जो चाइना के हर कॉर्नर तक जाके अटैक कर सके। भारत ने इसके कुछ 6-7 तजुर्बे किए हैं और इसमें कुछ कामयाब हुए हैं, और 5000 किलोमीटर तक का भारत ने पे लगभग तजुर्बा किया हुआ है जो कामयाब हुआ भारत का, और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है, मिसाइल तगड़ा है। तो एक तगड़ा वेपन है जो एटमी सलाहियत का हामिल भी है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, 29,401 किलोमीटर, बहुत ज्यादा तेज उड़ता है, बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है। यानी ये अगर इसको यूरोप की तरफ फेंके तो ये 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएगा, इतना तेज। 1 सेकंड के अंदर लगभग 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बहुत तेज रफ्तार है इसकी। तो ये इसको रोकने के लिए आपको इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान नहीं रोक सकता, लेकिन पाकिस्तान ये जरूर कर सकता है कि जब अग्नि आ रहा हो तो पाकिस्तान यहां से भी 4 मिसाइल भेज दे। पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में इस किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है जो अग्नि तक को भी रोक सकता हो। अमेरिका की तरफ से एटमी हथियारों पर पाबंदी पाकिस्तान के लिए क्यों? एटमी हथियारों पर पाबंदी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए क्यों? ये दबाव पाकिस्तान पर क्यों? ये प्रेशर इंडिया पर क्यों नहीं? इसलिए कि पाकिस्तान एक डिजास्ट्रसली डिसफंक्शनल स्टेट है, उनके पास ये हथियार होना ही नहीं चाहिए। वेरएज इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है, उनके पास रहना चाहिए। छोड़े अमेरिका को। बार बार आप ये क्यों समझती हैं कि बस जो अमेरिका कहें उसको हम तवज्जो दें, उस पे हम चलें? अमेरिका और आप बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहे हैं। एक चीज नहीं है जिसपे आपकी विजन पे, आपका पर्सपेक्टिव पे यूनिटी है, एक चीज नहीं है। मैं तो समझता हूं कि वो बुरे चीजों में भी आपका पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है। वो तो आईसिस को सपोर्ट करते हैं, कभी कभी आप आईसिस के दुश्मन हैं मिसाल के तौर पे। दूसरी बात है, जब आपका मिसाइल सिस्टम एक ऐसा उन लोग डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप इतने मिसाइल्स उन पे मारेंगे कि वो जो सिस्टम है अगर वो 10%, 15%, 20% भी करें, इट वोंट बी इनफ। तो इंडिया को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए, कोई नहीं चाहता जंग और कोई नहीं समझता कि एक न्यूक्लियर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में थिंकेबल है। कुछ भी हो सकता है और उस वक्त के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इंडिया ने उनके सबमरीन्स पे न्यूक्लियर वेपन्स डाला है और इंडिया आपके खिलाफ एंटी मिसाइल सिस्टम को इजराइल और अमेरिका से मिलकर ले रहा है और डिप्लॉय करने लगा है। क्योंकि इसमें सबसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और आज जब इसको लॉन्च किया गया
तब इसने पूरी सटीकता के साथ जो टारगेट है उसको हिट किया गया। तमाम रेडार्स का जो आज लगाए गए, उसने देखा जो ट्रेजेक्ट्री थी, यानी कि जो मार्ग था इस मिसाइल का, अग्नि प्राइम का, एक्यूरेट उसी पर चलते हुए अपने टारगेट को इसने हिट किया। यानी कि कोई भी गलती की इसमें गुंजाइश नहीं है। इसमें जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, अग्नि 4 जो कि 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता, और अग्नि 5 जिसमें 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता, और सबसे अत्याधुनिक तकनीक अग्नि 4 अग्नि 5 में उसी तकनीक का इस्तेमाल DRDO की तरफ से अग्नि प्राइम में भी किया है। ये भारत को एक बड़ी शक्ति अग्नि प्राइम मिसाइल देती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों अब एक हमारे समय था, कुछ महीनों पहले की बात है कि जब पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन होना शुरू हो गई थी कि भाई चाइना, रशिया और पाकिस्तान मिलकर एक अलग से एक ग्रुप बनाएंगे और पूरी दुनिया के सामने एक नया ऑप्शन क्रिएट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ये मानता था कि रशिया जो है वो इंडिया के साइड है और अमेरिका जो है वो उनके साइड, मतलब कि पाकिस्तान के साइड है। अब इसके बाद हुआ ये कि इंडिया के रशिया के साथ तो रिलेशन मेंटेन रहे, अच्छे रहे, लेकिन अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे होना शुरू हो गए। तो उसके बाद आखिरकार सिचुएशन क्या थी कि भाई अब पाकिस्तान को लगा कि भी दोनों तरफ इंडिया घूम रहा है। तब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि भाई पाकिस्तान को लगा कि भाई नहीं, रशिया के साथ इंडिया के रिलेशन खराब हो रहे हैं तो हम उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रशिया ने लात मार दी पाकिस्तान को, भाई हुआ यूं, क्योंकि आज भी जो इंडिया है वो रशिया का बहुत बड़ा बायर है। तो यहाँ पर यही बात हो रही कि उस रशिया के साथ आप खड़े थे या फिर आप जाना चाहते थे, जिस रशिया ने 1971 के अंदर पाकिस्तान के दो टुकड़े, मतलब कि आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश बनाने में मदद की थी इंडिया को। अगर वो ना आया होता, रशिया ने तैयारी ना दिखाई होती, तो फिर अमेरिका इंडिया पर हमला कर ही देता। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। मैं कह रहा हूँ 1% से भी कम आपकी रूस से ट्रेड है। रूस आपका पाकिस्तान तोड़ने में शामिल रहा, हमेशा इंडिया के साथ रहा। 1% के लिए आपने जो इंटरेस्ट है सबको खतरे में डाल दिया। 7वां बहरी बेड़ा रूस ने भेजा था, वो तो अमेरिका ने भेजा था। फैसला पहले नहीं, इंडिया को साथ किसने दिया था 71 में? पहली बात तो ये है कि हमारी अपनी गलती थी। दूसरी बात ये है कि हमने अमेरिकन ब्लॉक में होने की वजह से जलील हुए थे। रूस तो पाकिस्तान के साथ नहीं ना था 71 में, हमारे साथ नहीं था, लेकिन रूस ने को डायरेक्ट फौजें भेजी थी यहाँ पे। नहीं भेजी, इंडिया को तो सपोर्ट किया था। इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। तो लियाकत अली खान साहब ने रस्सी उधर भेजता सी ना। साहब ये दुनिया में तो मरवाया ना मलक साहब, इंडिया को तो अब फिर अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, माशी तौर पे भी और दफाई तौर पे भी। लेकिन हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये तो फॉरेन एक्सपर्ट चाहते हैं तमाम ममालिक को लेके चले और पाकिस्तान का मफाद देखें। सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान नाअहल हैं, हमारी पॉलिसियाँ ठीक नहीं बनाते, मगर हमारे अवाम को ये मत बताएं कि हम उनकी भीख पे पलते हैं। यहाँ से जो लुट के जाता है हमारी दुनिया से, गरीब दुनिया से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के मुताबिक $2 ट्रिलियन चोरी करता है वेस्ट, यहाँ से लेके जाता है। तो उसको रोको यार, लोगों को बताओ तुम्हें। और एक और भी बात, जितने मेहनत कश इंडिया और अमेरिका और यूरोप में वो एहसान करते हैं, वो काम जो नहीं कर सकते वो हम करते हैं वहां पे, वरना वो हमें देंगे। वो इसलिए हमें बुलाते हैं कि जब उन्हें लेबर चाहिए होती है, हम चीप लेबर चाहिए होती है। काजी साहब ये बात ना करें, और ये बात काजी साहब ये बात आसान करते हैं। और काजी साहब नहीं सकते आसान कर। देखें, अगर सारी जो जितने ओवरसीज बाहर पाकिस्तान आ जाते हैं सारे, तो क्या ये उनको मुल्क खिला सकता है? आज उन्हें कहीं भेज के दिखाएं, उनका सिस्टम रुक जाएगा। तो बुला लें आप, सिस्टम रुक जाएगा। $30 बिलियन है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल 50 गुना उससे मैन पावर भेजा। उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखे हुए हैं। मलिक साहब प्लीज वापस बुला लें, वापस क्यों बुलाया? अपनी मर्जी से गए, उनके शहरी हैं वो, लेकिन वो उनसे काम लेते हैं, उनकी मेहनत को इस्तेमाल करते हैं, दौलत बनाते हैं, भीख नहीं देते। हमें हर वक्त हमारे हाथ में बैगिंग बाउल पड़ा तो नौकरी भी नहीं मिलती। के जरिए तो आप हमारे हाथ में बैगिंग बाउल, यहाँ तो नौकरी भी नहीं मिल्ती, आगे बढ़ते हैं, नौकरी तो दे देते हैं। ऐसा नहीं है यार, मेहनत भी करवाते हो, हमारा कदर फाजिल भी खाते हो और हमें भिखारी भी कहते हो। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1,30,000 मिलियन US$ हमने कर्जा ले लिया हुआ है। इतना कर्जा हमने एक्सटर्नल पाकिस्तान का जो डेट है वो हमारे ऊपर है 1,30,000 मिलियन US$। ये तो पता नहीं कितने को अमाउंट आप मल्टीप्लाई कर लें, मुझे कितना साफ नहीं आता कि कितना को पाकिस्तान ने ये देना है। अब इन तरह की चीजों में आके एक तरफ आप जो है वो हमने OIC के कॉन्फ्रेंस, फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भी करानी है 22-23 मार्च को, वो भी सुना हो रही है। अच्छा, चाइनीज भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। अच्छा, एक तरफ अच्छा वो ना तो OIC की कुछ सुनता है, ना कोई OIC की कुछ समझता है, ना OIC को लिफ्ट कराता है, ना तो उसका कोई फॉरेन पॉलिसी आउटकम है। ये OIC है, मुझे बताएं ये जो आ रही है अभी,
ये जब हम पहले कहते थे कि आओ बुलाओ, तो कोई अरबी कोई मानता नहीं था, कोई सऊदी कोई अमाराती मानता नहीं था, तो कितने दुख की बात थी यार। आज अगर देखें वो मान रहे हैं, और वो भी पता नहीं किस चक्कर में आ रहे हैं, ये भी एक जिसे कहते हैं ना सस्पेंस ही है हमारे लिए, और इसका कोई फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि सिर्फ हम ये कह सकते हैं जी कि इसका जरा सिर्फ एनालिसिस कर लें तो आपको ये पता चलेगा सिर्फ मुसलमान लीडर पाकिस्तान में आए हैं, ठीक है। बीच में चंद एक नॉन मुस्लिम वर्ल्ड जो यूरोप से भी कुछ लोग आए हैं, ठीक है। अब जारी बात है हमारे यहाँ कौन आ रहा है, इंडिया में कौन जा रहा है, इन चीजों का एनालिसिस आप कर सकते हैं, आप समझदार हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओआईसी का इजलास जो है वो 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर 2 दफा हो जाना पाकिस्तान में, हम समझते हैं ये बहुत बड़ी हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है। मैं इसको सक्सेस नहीं समझता, बिकॉज ओआईसी इज अ डेड हॉर्स। ओआईसी जो है वो आपकी वो नहीं वो चीजें करने वाली। सो ये तो आप बता दें हमें कि एक तरफ आपने जीसीसी से लोन लिया हुआ है, सऊदी से लदा लोन लिया हुआ है, आईएमएफ से $6 बिलियन, $10 बिलियन आप और मांग रहे हैं, ठीक है जी। और इसीलिए फिर चाइना की तारीफें करते हैं वहां जाके, दिस इज माइंड ब्लोइंग। और चाइनीज का लेवल ही एक और है भाई। जब आपको पता है सुबह ये बात टेबल पे रखनी है कि $10 बिलियन का डिपॉजिट फंड दे दें और $11 बिलियन को रोल ओवर कर दे, तो इतनी हल्की फुल्की तारीफें तो मार्केट में चल जाती हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है इमरान खान साहब को, और क्या फर्क पड़ता है कि ये हमें। लेकिन ये हमें बता दिया जाए कि क्या ये आईएमएफ प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा? और सर जी इतने कोई 100 200 400 मिलियन से अगर इकट्ठा हो जाए तो आप फटाफट रिलीफ नहीं दे देते। और बहुत सारे हमारे पंजाबी कहते ने कप्पे होंगे ने जड़े ने ना थावा होंदियां ने जिथे बंदा ला सकता है, आपने फटाफट रिलीफ दे दिया बिकॉज आपको पता अपोजिशन पार्टीज आ रही हैं। तो ये सिर्फ ये यार इतनी गंद है पाकिस्तान की सियासत में। और गंद पता है कहां से शुरू होता है दोस्तों? गंद वहां से शुरू होता है जब कोई सियासी जमात एक सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती, और सिंपल मेजॉरिटी हासिल ना करने की वजह से वो डिपेंडेंट रहती है अलायंस के ऊपर, और फिर वहां पे आ जाता है रोल एस्टैब्लिशमेंट का, और फिर वो ये सारे लीडरान एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं एक तरफ। दूसरा गंद ये होता है कि अगर ये पावर में आ भी जाए तो दे डू नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू रन द कंट्री, दे नीड टू बोरो द मनी। और भाई बोरो करना कौन सा काम है? वो तो किसी ऐरे गैरे नथू खैरे नो बा दो, लल्ली मुसल्ली को बिठा दो, को बहन जनाब मुल्क चला दो, ए थानू कर्जे ते पैसे लेके दे हैं। और भाई गिव अस इनोवेशन यार। आपको बिठाया गया इस काम के लिए सो दैट यू कैन टेल अस के मतलब हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड हाउ कैन यू मूव थिंग्स। इसलिए तो नहीं बिठाया कि आप जनाब ये कहें कि ठीक है जी मैं जा रहा हूँ बाहर से कर्जा ले रहा हूँ, मैं इमरान खान हूँ। वो दूसरा कहेगा जी मैं जरदारी हूँ, तीसरा कहेगा जी मैं नवाज शरीफ हूँ, चौथा कहेगा जी मैं बिलावल हूँ, मैंने कर्जे दो, अवाम मेरी बड़ी मानती है। तो ये तो कोई काम ना हुआ, ये तो कोई बंदा भी जाके कर्जे लेके आ सकता है। सो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बदकिस्मती है दोस्तों कि एक तरफ हम कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, ठीक है जी, दूसरी तरफ नो ट्रस्ट मोशन आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कमर चीमा का एक स्टेटमेंट है और उनका कहना ये है कि भाई नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर्स के साथ घुसकर बैठा है और अपनी प्रेजेंस बना रखी है। अब ये बात कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि अगर आपके पास भी 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, मतलब पाकिस्तान के पास, और 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन छोटी पॉपुलेशन नहीं होती। अगर इंडिया आज पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट हो चुका है तो आप भी 6th या 7th है, जरूरी नहीं है। पाकिस्तान जापान के अंदर देखो, जापान है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है फिलहाल, लेकिन उसके पास पॉपुलेशन कितनी है? 12 करोड़, पाकिस्तान से आधी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई पॉपुलेशन से सब कुछ होता है, तो वैसी बात है नहीं। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानियों को 1947 तक एक टारगेट था कि हमें एक अलग मुल्क बनाना है, अलग देश बनाना है, जो उन्होंने बना लिया, लेकिन फिर उसके बाद कोई गाइडेंस मिला नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना के पास भी कोई गाइडेंस था नहीं, और अगर उसके पास कुछ बातें थी तो वो भाई साहब 1-2 साल में तो गुजर गए थे, इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, एक ऐसे देश बनाकर कि जहां सारे के सारे जिहादी थे।
आज सिचुएशन ऐसी है कि 75-76 साल होने के बावजूद भी जब अमेरिका का पैसा आना बंद हो गया है तो पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि आटे के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो किसने सोचा था? अब इंडिया की खराब सिचुएशन भी थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है कि आटे के लिए लड़ना पड़े। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप देखिए इंडिया में नरेंद्र मोदी है, वो किस तरह अंदर घुस गया पूरी इंटरनेशनल लीडरशिप के अंदर। उसने अपना एक इमेज बनाया, ठीक है, और वो अपनी नेशन को आगे लेके ले गया बिकॉज एट हैंड घर में बहुत सारी चीजें हैं बेचने के लिए। घर भी कोई पौधे ने पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला घर आपके देने को कुछ नहीं है। इंटरनेशनली तुसी कहंदे ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। सऊदी और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है और इमराती जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जैद, दोनों ने जो है वो यूएस प्रेसिडेंट की से बात करने से इनकार कर दिया है। और जो व्हाइट हाउस है वो कोशिश करता रहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उसकी कॉल्स अरेंज की जाएं। और मजे की बात है कि अगर वेस्टर्न प्रेस को आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं डिफेक्टो लीडर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं। तो इस तरह वो बात की जा रही है क्योंकि अब आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी यहाँ पे मैं हूँ, बहुत सारे दोस्तों से बात हुई है, किसी ने मुझे बताया कि कुछ ना कुछ कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। और यूक्रेन की इंटरनेशनल सपोर्ट तो खैर मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने की, लेकिन इसमें दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक लेसन है। इधर एक पाकिस्तान के वजीर आजम साहब हैं जो इंतजार करते रहे बाइडेन साहब की कॉल का, और इधर एक तरफ देखें कि सऊदी और यूएई जो है उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हमने बाइडेन से बात ही नहीं करनी। खैर सऊदीज के अपने मसले हैं, यूएई के अपने मसले हैं, वो मैं उसके ऊपर जरूर बात करता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तब होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अरूज पे है और सारे सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं उनका मोटरकेड कोयटा के करीब एक जो बलूचिस्तान में सिब्बी में उनका जो मोटरकेड जो था वो कहीं था और वहां पे एक सुइसाइड आई थिंक धमाका हुआ जिसकी वजह से प्रेसिडेंट अलवी तो बच गए, लेकिन वो जो और ये एक सेकंड सुइसाइड हुआ है पाकिस्तान में विद इन अ वीक। दहशतगर्द हमारे गलों को है और हमें पड़ी हुई है कि हमें एक दूसरे को किस तरह हराना है और किस तरह जताना है, और किसी बंदे का कोई ध्यान नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर का। वो समझते हैं ये सिर्फ फौज का काम है, ये सियासतदानों का काम नहीं है। अगर कहीं पे दहशतगर्दी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो ये पुलिस जाने, ये हमें इन चीजों में न घसीटें, हमें सिर्फ सियासत में रखें, हम सियासत करना चाहते हैं। ये जो जिसे आप कह लेना कि ये लैक ऑफ हार्मनी, पाकिस्तान में आजकल बड़े सेमिनार हो रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं जनाब के पाकिस्तान में हार्मनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो हार्मनी इसलिए नहीं है कि एक नेचुरल बॉन्ड उस तरह मुल्क के अंदर नहीं है लोगों के दरमियान, सब आर्टिफिशियल चीजें तलाश की जा रही हैं। कल किसी दोस्त से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा जी कि देखें क्या जो यूक्रेन जैसे हालात बने हैं, अगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात बने तो क्या सारा पाकिस्तान इसी तरह इकट्ठा यकमुश्त जिसे कहते हैं ना इकट्ठा होकर लड़ेगा? इसमें से बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होंगे शायद जो हमारे खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दें। ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है, ये नेशनल हार्मनी के, नेशनल इंटीग्रेशन के। ना तो हम इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं, और अगर आंसर करना चाहते हैं तो किस तरह जो है वो हम करते हैं, वो जोर जबरदस्ती से लोगों को फोर्स करके कि नहीं तुम इस तरह बोलो, ऐसे रहो, जो हम कह रहे हैं वैसे करो। और यही नेशनल इंटीग्रेशन है, यही नेशनल हार्मनी है जो हम कह रहे हैं और हमें ना बताओ। खैर एनी हाउ, ये जो सऊदी क्राउन प्रिंस और यूएई के जो मोहम्मद बिन जायद साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि फोन कॉल हम नहीं लेंगे। और सऊदी जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये डिस्कशन की है कि उन्होंने वो चाहते थे कि बात की जाए, जिसे वो कह रहे हैं कि अब किंग सलमान से तो बात हुई है, लेकिन वो यंग लड़कों से बात करना चाह रहे थे। लड़के ही कहेंगे बिकॉज वैसे तो बड़े उम्र है, एमबीएस की उम्र तो 36 साल, एमबीएस जेड की थोड़ी ज्यादा है। और जो सऊदीज हैं उन्होंने अपना ये सिग्नल कर दिया कि उनका रिलेशनशिप कमजोर हो गया है वॉशिंगटन के साथ। अच्छा पाकिस्तान ये चीजें नहीं कर सकता? अच्छा पाकिस्तान, अब सऊदीज वो नाराज है क्योंकि बाइडेन साहब ने आके यमन के ऊपर जो थी वो सपोर्ट खींच ली। फिर आपको पता है यूएई के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे भी जो हौतीस थे उन्होंने हमले किए।
फिर बाद में उन्होंने कुछ वहाँ पे मदद वगैरह भेजी, लेकिन जो सऊदीज़ हैं वो समझ रहे थे कि हम अपनी मर्ज़ी, अमेरिकन ये समझते थे हम अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी इनका मुँह मरोड़ सकते हैं, नाक मरोड़ सकते हैं, कान मरोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं है। और ऊपर से मज़े की बात है, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं सऊदी अरब के, वो मल्टीपल उनके ऊपर लॉ सूट्स हैं यूएस के ऊपर, और वो खासकर वो जो जमाल खशोगी का वाक़या था, इसकी बेस के ऊपर उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। और ये अमीराती, और उन्होंने अपने कंसर्न शेयर किए हैं कि भाई ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स हमारे ऊपर हौतीज़ कर रहे हैं, जिसको यमन जो है वो में बैठे हुए हैं लोग हैं, और ये जो और फिर ईरान फैक्टर भी है उसमें, ज़ाहिर बात है कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब व्हाइट हाउस जो है वो, या बाइडेन साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ताल्लुकात हमारे ठीक हों, बिकॉज़ उनको पता है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन $130 अ बैरल अब चली गई हैं 14 साल में, पहली दफा $130 अ बैरल चली गई हैं। और जो सऊदी अरब और यूएई वो कह रहे हैं ठीक है कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़े, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे, और ये सारा जो क्राइसिस पैदा होगा डाल दो बाइडेन के खाते में, तुमने भाई सैंक्शंस करने की कोशिश की, हमने तो नहीं सैंक्शन, तुम रशिया को स्विफ्ट से निकाल रहे हो। इसमें लेसन पाकिस्तान के लिए है। इसमें पाकिस्तान के लिए लेसन ये है कि आप, पहली बात तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, आप किसी न किसी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। हमारी आजकल क्या स्ट्रेंथ है? हमारी एक ही स्ट्रेंथ होती रही है पिछले 70-75 साल में कि हम सिक्योरिटी वाइज अवेलेबल होते हैं। हम सिक्योरिटी के मामलात में वेस्ट के साथ इंगेज करते हैं, भले कोल्ड वॉर हो, भले जो है 9/11 के बाद जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, अदर देन दैट तो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये देखें कि ये आज भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और क्योंकि अब $130 बैरल चला गया, ये आइंदा भी जा सकता है। अब वो सऊदी और अमाराती को कह रहे थे कि अपने ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ाएं, और जो है वो अपनी वो करें। वो कह रहे हम क्यों करें भाई, ये आपका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। क्योंकि मसला तो अमेरिकन को नहीं है, अमेरिकन को तो शायद अपनी गैस और वो चीज़ें वो अपनी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मसला यूरोप में है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ईयू को गालियाँ देते हैं, और आपको पता है कि जो हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ठीक है जी, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी आई में जो मर्जी कह देते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। वो समझते हैं कि मैं जब पब्लिक में कह दूंगा एंटी अमेरिकनिज्म, तो मुझे तो मेरे वोट मिल गए, मैं तो पॉपुलिस्ट लीडर हूँ, मैं तो डायरेक्शन बदलने लगूँ। और भाई डायरेक्शन अब तब बदलते हैं जब आपके पास इतने वसाइल तो हों, डायरेक्शन बदल लें। आपको कोई मना नहीं करता डायरेक्शन बदलें, पर पहले लीडरशिप के पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो पहले तो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करे, रिसोर्सेज बनाए, पॉलिटिकल कोहेजन अंदर मुल्क के अंदर इकट्ठी करे, पॉलिटिकली अलाइन करे चीज़ों को, फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा तरतीब दे कि हाँ हमें वाकई ये करना चाहिए, नेशन को ऑन बोर्ड ले, पॉलिटिकल क्वार्टर्स को ऑन बोर्ड ले, हमें पता हो कि जी हम सारी मुल्क जो है वो डायरेक्शन बदलने वाला है। ये तो नहीं रात को आप कमरे में बैठ के, अपने इस घर में बैठ के या अपने 4 दोस्तों में बैठ के फैसला कर लें कि जी सो अपनी डायरेक्शन बदलनी है मुल्क की। तो वो जो सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। हम एक सिक्योरिटी स्टेट है। जो सिक्योरिटी स्टेट की नीड्स होती हैं, क्या वो आपकी रात को उठ के सुबह जो फॉरेन पॉलिसी पे यू टर्न लेने वाली है वो चीजें पूरी करता है? वो ऑब्वियसली नहीं पूरी करता। और ये जो अगर वो जो 23 अगर इनवॉइस ने लेटर लिख दिया है तो ठीक है, उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी बैठ के बात कर ले, फॉरेन मिनिस्टर उनसे बात कर ले। आप भी तो हर रोज उनको कश्मीर पे बुलाते रहते हैं कि जी ये मसला है, वो बेचारे आ जाते हैं, ठीक है। और ये आपने जो है, और आपको वैसे तो आप टीएलपी के साथ मुज़ाकरात करते हैं कि अगर यूरोप से ताल्लुकात खराब हुए तो 8 बिलियन यूरो की वो जो ट्रेड है वो तबाह हो जाएगी, 7 बिलियन यूरो की। अभी जो है आप जो है वो शोर डालते हैं कि नहीं नहीं मैं, क्योंकि आपको पता है आपने इलेक्शन जीतना है। सो ये खुदारा ये काम ना किया करें हमारे साथ। ये अगर सऊदीज को देखना है तो वो किस तरह डिसेंटली कोऑपरेशन भी है और साथ में डिस्प्लेयर भी शो कर दी बाइडेन पे। बाइडेन क्योंकि कॉल नहीं करता था मोहम्मद बिन सलमान को, और आज मौका आ गया और उन्होंने कहा ठीक है, और मोहम्मद बिन सलमान खामोशी से बैठा रहा, ठीक है यार जब बाइडेन को मेरी जरूरत पड़ेगी तो तब मैं आऊंगा, और उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अच्छा, अब ये जो अभी यूएस ऑफिशियल्स को जरूरत पड़ गई है। अभी वो कह रहे हैं कि जो सऊदीज जो बाइडेन है वो काम कर रहा है कि हम अमारातीज को और सऊदीज को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दें। अब ये काम तो रशिया करता है, अमेरिका ना किसी से कोई लेने देता है ना खुद को देता है। अब ये जो चीजें थी ये बेसिकली रशिया को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा मैंने इस पे अपने यहाँ पे एक वीलॉग बनाया था कि F-35 जो है वो यूएई जो है वो चाहते हैं कि हमारी डील ही कैंसिल हो जानी है अब,
और वो ऑलमोस्ट नाकाम हो गई है। और वो फ्रांस के पास है, अगर आपको याद होगा जब रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन आए थे, यूएई में आए थे, तो वो 80 राफेल जो थे उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और F-35 को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका के अंदर वो जो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, बड़ा स्लो काम कर देने, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ये स्लो काम करो, हम जो है ना वो फ्रांस से ले लेते हैं। फ्रांस को अपना गुस्सा था क्योंकि अमेरिका ने, इंग्लैंड ने मिलके जो रशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी न्यूक्लियर जो सबमरीन की जो डील थी वो कैंसिल कराई थी। तो वो जो सबमरीन की डील, और उन्होंने जी वो न्यूक्लियर पे चला, जी हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, और वो उस पे चले गए। और फ्रांस ने फिर बड़ा उस पे डिस्प्लेयर शो की और अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से अपने एम्बेसडर बुला लिए। फिर बाद में जारी बात है, फिर बाइडेन ने फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को भेजा स्पेशली पेरिस, और कहा यार कि ये मसला तो हमें इसको ना, ये तो ये होती है जब आप दूसरे के ऊपर, जब आप इंडिपेंडेंटली प्ले करते हैं। जब आप डिपेंडेंट हो तो आप, खान साहब आप तो उधर नहीं जा सके थे, मलेशिया नहीं जा सके थे, इन्नी को ਤੁਹਾਡੀ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है, और पेंदे हो गाला कर दे पूरे यूरोप ने ते अमेरिका ने। देखें, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज ए पढ़े लिखे पाकिस्तानी के तौर पर, कि हमें समझना चाहिए कि हमें हमारे इंटरेस्ट किन ममालिक के साथ। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनके अजाइम को रोके, उनको चेक करे या उनकी मुखालफत करे या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुआशी या सियासी दबाव डालें। और हमारी लीडरशिप भी पांव उनके ठंडे हैं, वो कोई फैसला करने से कासिर है और वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब भी करना है कुछ ऐसा, वो कर गुजरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आपको याद होगा कि 370-35 से हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत प्रोपोगेंडा चलाने की ट्राई की कि भाई इंडिया के अंदर पता नहीं किस टाइप से, मतलब एक इंडिया को आइसोलेट किया जाए। और ये पॉइंट ही ऐसा था कि भाई उसको ऐसा लगता था कि पहले इसी टाइप के पॉइंट पर पाकिस्तान को समर्थन मिलता था, अमेरिका, यूके, फ्रांस, हर जगह से उसको ऐसा लगता था। तो इमरान खान ने बहुत ट्राई की, वो कश्मीर में भी गया, मतलब पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर में भी गया, वहाँ पर कहा कि हम इस दिन को कश्मीर डे मनाएंगे वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप की बात की। लेकिन दुनिया में किसी भी जगह से कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिला। खास करके वो सपोर्ट चाहते थे अमेरिका का, यूके का, फ्रांस का, लेकिन किसी का भी सपोर्ट उनको यहाँ पर नहीं मिला और ये बात एकदम ख़त्म हो गई। अब इसको सालों होने को है, लेकिन आज भी पाकिस्तानी मीडिया में कई बार डिस्कस होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप बात देखो तो ये सब चीज़ें शून्य हो गई है, क्योंकि यही डिस्कशन पाकिस्तान में हो रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर मोदी पर काम नहीं करता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए? देखें जी, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। देखना ये है, पहले हिंदुस्तान के रवैये को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए नहीं, वो पंचिंग बैग पाकिस्तान को बनाता है एक कवर अप के लिए, लेकिन वो अपना एक स्ट्रेटजी, एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। उनकी तमाम लीडरशिप ने हमेशा ऐसे ही किया है कि वो एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं और उसको वो हतमी अंजाम तक लेकर जाते हैं। इस रीजन में बिलखुसूस और दुनिया में बिलअमूम सियासी तौर पर उनके मकासद को रोकने के लिए दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनके अजाइम को रोके, उनको चेक करे या उनकी मुखालफत करे या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुआशी या सियासी दबाव डालें। आप अगर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि उन्होंने जब पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना था तो ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने बिला जवाज चढ़ाई कर दी। न वो उस मामले में स्टेक होल्डर्स थे, न ईस्ट पाकिस्तान का मसला यूनाइटेड नेशन में हल तलब था, न वो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट था और न इंडिया उसमें स्टेक होल्डर था सिवाय एक नेबर कंट्री होने के। लेकिन उन्होंने उस मौके को नहीं जाने दिया और इंदिरा गांधी ने उस वक्त आर्म फोर्सेस को भेजकर पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया। और हमारी लीडरशिप भी पांव उनके ठंडे हैं, वो कोई फैसला करने से कासिर है और वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब भी करना है कुछ ऐसा, वो कर गुजरते हैं। फिर उन्होंने जब सियाचिन को ऑक्यूपाई करना था तो 1984 में इंदिरा गांधी ने अप्रैल में सियाचिन को जाके ऑक्यूपाई कर लिया। आज तक 30 बरस हो गए, तकरीबन 28 बरस हो गए, हम उनको वहां से नहीं निकाल सके। और अब वो कश्मीर की जमीन को सस्ते दामों लीज पे दे रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, जिनमें ज्यूज भी हैं, कादियानी भी हैं, हिंदू भी हैं और उनके पीछे अमेरिकन भी हैं। अगर वो ये इसमें अब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाते हैं
और यहां पर वो अपने इजराइल और हिंदुस्तान अपने बेसिस बना लेते हैं कश्मीर के अंदर, तो फिर हम दिफाई जंग लड़ते रह जाएंगे। उस वक्त हम खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज भी उठाएंगे और पाकिस्तान आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का दिफा करने पे मजबूर हो जाएंगे। वहां पे शारा रेशम का और चाइना के साथ जो हमारे जमीनी राब्ते हैं उनका दिफा करते हुए हम अगली बाकी 70 बरस गुजार देंगे और इस कश्मीर को हम खो चुके होंगे। तो ये वक्त है कि हम कोई अमली कदम उठाएं और दुनिया को बावर कराएं। आज ये सब कुछ हम होता देख रहे हैं और एक तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अगर आवाज से कुछ नहीं होता तो फिर अमली कदम उठाना होगा। जनरल साहब, इसमें शरारतें खत्म नहीं हो रही। अब जो नई शरारत उन्होंने की है कि जो मौसम की खबरें जो सुनाते हैं उसमें उन्होंने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर दिया है। हमारा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं सवाए मुजम्मत के? आप कह रहे हैं उन्होंने उसको शामिल कर लिया है वेदर रिपोर्ट में। वेदर रिपोर्ट नहीं, उनकी लोकसभा में उन्होंने 24 सीटें खाली रखी हुई हैं और उनकी आरएसएस की लीडरशिप ये कहती है कि हमारी लोकसभा उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन मुत्तहिदा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 24 नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे और इस असेंबली में आकर बैठेंगे, तो उस दिन हम कहेंगे कि आज हमारी लोकसभा मुकम्मल हो गई है। रहेंगे। और मैं इशू की तरफ आपसे बात भी करना चाहूंगा, वो है बलूचिस्तान का, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो उसका वो कह रहे हैं कि जी हम बलूचिस्तान में बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहां कहां डिफेंस करेगा, कहां कहां हम लोग ये देखते रहेंगे? जो नरेंद्र मोदी ने स्पीच की थी, आप रिटायर्ड मेजर को छोड़ें, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और वो हमें कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। तो अगर उनका वजीर आजम भी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में राब्ते में है तो अजीत डोवाल इज पेड फॉर दिस थिंग। उसका तो काम ही ये है, वो तो बड़ा अलल ऐलान कह चुका है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होंगे, हम इसको 2 लाख करेंगे। उनके मिनिस्टर्स का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप 4 टुकड़ा करेंगे। तो अगर उनके ये अज़ाइम उनकी हुकूमत के हैं, उनकी लीडरशिप के हैं, उसको बिला रोक टोक वो बरमला कहते हैं टेलीविजन पे आके, तो हमें किस एविडेंस का इंतजार है या हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों इस बात से हिचकिचाते हैं? लेकिन एक कुव्वत ईमानी चाहिए इस फैसले के लिए और कलमा हक के लिए जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी मुस्लिम उम्मा को और लीड रोल पाकिस्तान ने लेना है क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। बहुत शुक्रिया आपका इजाज़ अवान साहब। चाइना में जो मुसलमान यूगर्स के साथ हुआ है हम नहीं बोले क्योंकि चीन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने एक वादा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे वादा है। मोदी साहब को यूएई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, उनको बहरीन में भी मिले, सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया रिलायंस इंडस्ट्री साथ $15 बिलियन का। और आप ये देखिए कि जो दवाई हमारे यहाँ इस वक्त 180 रुपए की मिलती है वो हिंदुस्तान में 20 रुपए की मिलती है। नमस्कार दोस्तों, अब खुद इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए। ये बात इसलिए है कि भाई आप किस स्थान पर हो, मतलब जब आप दौड़ रहे हो ना तब आपको पता नहीं होता कि आप किस स्थान पर हो। आपको पता चलना चाहिए कि भाई मेरी स्पीड हमको मुझे मेंटेन रखनी है, बढ़ानी है, या फिर मुझे क्या करना है। वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करके आपको पता चलता है। अब जरा मतलब इंडिया के अंदर किसी मुसलमान को मतलब कि पैर की मोच भी आ जाए तो पाकिस्तान में उसको इश्यू बनाया जाएगा, मीडिया में डिस्कस किया जाएगा कि भाई देखिए इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उनको इस टाइप से उनको मारा जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन उइगुर मुस्लिम्स जो भी मतलब चाइना के अंदर है वो भी कुछ करोड़ की तादाद में है वहाँ पर शायद। अब उनके बारे में अगर आप देखो ना तो कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं आती। अब हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेटमेंट आनी चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान है जो खुद को इस्लाम का गढ़ बनाती है, इस्लाम का किला बताती है, अपने बॉम्ब का नाम इस्लामिक बॉम्ब रखती है, अपने कैपिटल सिटी का नाम इस्लामाबाद रखती है। यही सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट करती है पूरी दुनिया की। अब बोलेंगे लेकिन कुछ बोलते नहीं है। अगर आपने सालों पहले इमरान खान का एक इंटरव्यू था, अगर आपने देखा हो तो उसमें पत्रकार ने पूछा था कि उइगुर मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे, तो वो कहता था कि भाई मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब हो सकता है ऐसा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इसी कश्मीर को हम रो रहे हैं। इसी कश्मीर को लॉकडाउन के बाद मोदी साहब को यूएई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, उनको बहरीन में भी मिले, सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया रिलायंस इंडस्ट्री साथ $15 बिलियन का। उन्होंने एक वादा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे वादा है।
OIC ने आज तक फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बात हमारी मजबूरी ये है, हमारा कोई 9-10 बिलियन डॉलर उन लोगों से आता है ज़र मुबादला जो सऊदी अरेबिया में और UAE में काम कर रहे हैं। ये है हमारी असल औकात और हैसियत। लेकिन हमारी हकीकत ये है, और ये हकीकत पता होनी चाहिए थी इमरान खान को जब वो UN के अंदर इतना वार्म अप हुए विद महातिर मोहम्मद और प्रेसिडेंट अर्दोआन के साथ, उस पर पूरी गेम चली जी। एक इस्लामोफोबिया पे TV भी चलेगा, हम तीनों डायलॉग भी करेंगे, फोरम भी चलाएंगे। क्या उस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था ज़मीनी हकायक क्या है? क्या उनको नहीं पता था कि जिस फोरम के अंदर कतर इतना हेविली इन्वेस्टेड है और इतना प्रोमिनेंटली है, उस पर UAE का रिएक्शन क्या होगा, उस पर सऊदी अरेबिया का क्या होगा? क्या उनको अर्दोआन और महातिर की जो सी ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी के इश्यूज हैं सऊदी अरेबिया से नहीं थे पता? उस वक्त तो लगता था शायद इमरान खान और हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और दुनिया में रह रहा है और सऊदी अरेबिया और UAE ये किसी और दुनिया में, हमारे जो से लोग तारकीन वतन काम कर रहे हैं कोई चौथे सियारे पे काम कर रहे हैं। दिस इज लाइक अ हेडलेस चिकन। जब आप सोचते नहीं है कि दुनिया ये कोई पाकिस्तान के अंदर का मामला नहीं है, दुनिया इज अ सीरियस प्लेस, लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, या तो हम ज़मीनी हकायक पे चलें या हम ये मॉरल छोड़ दें बातें, इखलाकियात ये वो। चाइना में जो मुसलमान यूगर्स के साथ हुआ है हम नहीं बोले क्योंकि चीन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। कश्मीर पे अब हम चुप करके कॉन्फ्रेंस छोड़ के आगे जहाँ कश्मीर की बात हो रही थी क्योंकि सडनली हमारे लिए हमारे तारकीन वतन बहुत ज़रूरी हैं। पहले हमें एज अ मुल्क फैसला कर लें कि हमारी फाइनेंशियल औकात क्या है, हमारी इखलाकी औकात क्या है, उसके बाद हम एक पॉलिसी बना लें ताकि शर्मिंदगी ना हो। ठीक है, लेकिन शामी साहब यहाँ पे मैं एक तरफ मैं ले लूँ, अंग्रेजी में कहते हैं दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। ओके, दे आर पंचिंग अबव द वेट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के शामी साहब ये भी तो हकीकत है ना कि ज़मीनी हकायक जो होते हैं उनसे हम आंखें नहीं चुरा सकते। यानी ठीक है, किताब में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी होती हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और उसकी वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, या ये हमने सोच समझ के फैसला किया? देखिए, बात यह है कि इस हद तक तो मुझे इत्तेफाक है मालिक साहब से कि भाई जो कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस है उसके मामला में हमें ज़रा सोच समझ के इक़दाम करना चाहिए था, और हमने शायद सारे हक़ाइक़ को पेश नज़र नहीं रखा। हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये एडवाइस किया था फॉरेन हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि इस मामले में सऊदी अरब को एतमाद में लिए बगैर इक़दाम ना किया जाए। मुमकिन नहीं है कि हम सऊदी अरब को नज़रअंदाज करके और कोई दूसरी तरफ चल पड़े। ये हकीकत हमारे हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान जो है उसके अपने जो मसाइल हैं उनका भी हल तलाश करना है ना। हमें ये तो नहीं करना कि अपने आप बिल्कुल एक नंग धड़ंग खड़े हो जाएं और अपने आप को ज्यादा परेशानियों में मुब्तला कर लें और समझें कि नारे मार कर हम अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। इस तरह नहीं होता, मुल्कों के मामले में भी और कौमों के मामले में भी। और सऊदी अरब के और पाकिस्तान के ताल्लुकात की अपनी तारीख है, उसके जो मुस्बत पहलू हैं हमें उनसे फायदा उठाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी अर्सा पहले इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने एक बड़ा डिटेल्ड रिसर्च आर्टिकल छापा और उसने बताया कि हमारे यहाँ एक सर्वे किया गया, एक स्टडी करवाई गई हुकूमत इंडिया की तरफ से, और उसमें पता चला कि हमारे मुल्क में आने वाली 60% दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने बताया कि यही सूरत हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हुकूमत इंडिया ने एक स्टैंड लिया और कहा कि जी ये दवाइयाँ हमने यहाँ पे नहीं मंगवानी, इनकी हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चल के आर्टिकल ये कहता है कि इसके नतीजे में WHO के नुमाइंदे इंडिया में पहुँचे और उन नुमाइंदों में 12 में से 8 ऐसे थे जो दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेट किया कि अगर तुमने ये हुक्मनामा वापस ना लिया तो तुम्हारी इमदाद तक मुअत्तल हो सकती है। हिंदुस्तान डट गया। उसने बहुत नेगोशिएशंस के बाद तकरीबन 35 से 40% दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको रोक दिया। अपने मुल्क में बहुत सी बनने लगी। और आप ये देखिए कि जो दवाई हमारे यहाँ इस वक्त 180 रुपए की मिलती है वो हिंदुस्तान में 20 रुपए की मिलती है। एक तो बात ये हो गई। इसके ऊपर स्टैंड लिया बांग्लादेश ने भी, हम नहीं ले सके। हमारे यहाँ बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। मालिक साहब, ये अब एक तो ड्रग माफिया है, तो फिर शुगर माफिया है, तो फिर सीमेंट माफिया है,
फिर अपना बेगिंग माफिया, पता नहीं माफियाज ही माफियाज हैं। अब क्या होगा, ये गरीब आदमी दवाई कैसे लेगा? कुछ नहीं होगा। आपने जुमला कह दिया गरीब आदमी की कोई यहाँ बेचारे की हैसियत नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है, और जितना गरीब होगा उतना ही अच्छा है। वो उतने आराम से उसका वोट खरीदते हैं, उतने आराम से उसको जलील भी करते हैं, और उसके सारी वो नस्ल दर नस्ल चलती है। मेडिसिन का भी जो ऐलान भी हुआ था, वशेज इसकी आप बात 2-3 बारी कर चुके हैं, अनाउंस हुआ था 10 से 15%। बढ़ती है तो 300-300%, 400%, घटती है तो 10%, 15%। वो कमी ना भी करें तो सिवाय उसके एक ऑप्टिक के और एक स्लोगन के और एक बात करने के, उसकी हकीकतन वैल्यू कोई नहीं है। इंडिया की एग्जांपल हुई, इंडिया के अंदर जो से यहाँ पे नॉन ब्रांडेड मेडिसिन है, उसको बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चली, और जो फ़र्क है, जो गोली आपकी 200 की थी वो वहाँ 20 रुपए की अब बिकती है, बिकॉज ऑफ द नॉन ब्रांडिंग थिंग। ये जो रऊफ बात कर रहे थे, दैट इज़ द इशू। ये जो सारा माफिया है, और यहाँ जब बात होती है कारखाने जी बड़ी जी सख्ती है जी, बड़े हालात ख़राब हैं, मुझे आप एक बता दें मेडिसिन की कंपनी जो बंद हुई हों नाम वाली, सारे एक्सपैंड किए। आप गिले सुनते रहेंगे, शिकवे सुनते रहेंगे जी मार्केट प्रॉफिट्स नहीं है, मार्जिन नहीं है। वो हमारे मुल्क में ड्रग्स एक्सपेरिमेंट के तौर पे चलते हैं। जो ड्रग्स बाकी मुल्कों में 10-10 साल अभी ट्रायल के अंदर होते हैं, FDA के पास, अब लंदन के अंदर, दूसरे यूरोपियन ममालिक में, वो बड़े 2 स्कैंडल्स बहुत बड़े पकड़े गए थे, बोथ इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हमारे पास तो कई मेडिसिन ऐसे आके यहाँ पे बट रहे हैं सरकारी तौर पर, जो एक्चुअली ट्रायल स्टेजेस में हैं, अभी उनके साइड इफेक्ट्स नहीं पता। वो आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, 20 साल बाद पता नहीं हमारी अगली नस्लें किस तरह की मरीख वाली बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा। वी आर द गिनी पिग्स ऑफ द वेस्ट ऑल्सो। खाली हमें दवाइयाँ ये नहीं कि एक्स्ट्रा दी जा रही, हमें ब्रांडेड के नाम पे 400 गुना 600 गुना कीमतें दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है, हम अनविलिंग गिनी पिग्स हैं, हमें पता ही नहीं हम कितने नॉन अप्रूव्ड मेडिसिन चल रहे हैं। और ये इतना खौफनाक एक अलमिया है कि हमारे बच्चे, हमारे यंग लोग, हमारे पॉपुलेशन, बुजुर्ग जो से हैं, दे आर टेकिंग मेडिसिन जिनका पता ही नहीं कि वो हकीकतन है क्या। तो एक लेवल का यहाँ रोना नहीं है, यहाँ खाली कीमत का रोना नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है। शायद रऊफ ने बिल्कुल ठीक है, पहले दवाई गायब करो, फिर लोग को 1400 के बाद वो 500 सस्ती लगती है। कोई इस पे रैशनल नहीं है। और आप जाके देखें अपने जो ड्रग के आपके अफसरान हैं, जो इन तमाम महकमों के लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल देखें, आपको वहीं से पता चल जाएगा।